नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश उपाध्याय है। मैं सीसीएल में माइनिंग इंजीनियर हूं और साथ ही साथ सीसीएल के लाल लाडली योजना में आईआईटी मैथमेटिक्स का फैकल्टी भी हूं। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारे माइनिंग इंडस्ट्री में जितने भी माइनिंग इंजीनियर हैं, ओवरमैन हैं, माइनिंग सरदार हैं, लैंप रूम इंचार्ज हैं, इत्यादि जितने भी लोग हैं, इनको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए इस परीक्षा से एक ना एक बार तो जरूर गुजरना है। हम में से बहुतों को पता है इस परीक्षा के बारे में पहले से, ये भी पता है कि ये परीक्षा आसान होती है, लेकिन फिर भी कई लोग प्रॉपर गाइडेंस की कमी के चलते असफल हो जाते हैं। तो कुछ वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से यहाँ हमारा प्रयास है कि अगर आप सारी बातों को ध्यानपूर्वक नोट करके पढ़ते हैं तो आप अपने परीक्षा में सफलता को लेकर 100% आश्वस्त हो जाएंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन का जो हमारा प्लान है, इसमें दो फैकल्टी हैं, एक मैं हूं और एक नमन श्रीवास्तव सर हैं। हम दोनों सीसीएल के लाल लाडली में फैकल्टी भी हैं और हम लोग इस परीक्षा के सारे सिलेबस को पार्ट वाइज कवर करेंगे। तो जो गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन है आपका, इसका बेसिकली 4 सिलेबस का पार्ट है। पहले पार्ट में आपसे पूछा जाएगा फ्लेम सेफ्टी लैंप के बारे में, उसके बारे में सब कुछ, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके एक एक पार्ट का क्या फंक्शन है, उसका बनावट कैसा है, एक्सेट्रा। तो पहला हो गया हिस्सा फ्लेम सेफ्टी लैंप के बारे में। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट माइन गैसेज जो है वो कौन कौन से हैं, उनका माइन में लोकेशन कहाँ है और उनका मनुष्य के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है, उन सारे गैसेस का इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे। तीसरा आपसे जो पूछा जाएगा सिलेबस में, तीसरे जो सिलेबस का पार्ट है वो है रेगुलेशन रिलेटेड टू फ्लेम सेफ्टी लैंप एंड वेंटिलेशन इन अंडरग्राउंड माइन। तो तीसरा रेगुलेशन का पार्ट हो गया। और चौथा हो जाएगा फ्लेम सेफ्टी लैंप के अलावे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम माइन गैसेस को मेजर या मॉनिटर कर सकते हैं, तो उनके बारे में चौथी बात पूछी जाएगी आपसे। तो यही 4 बेसिकली आपका सिलेबस का पार्ट है। पहला फ्लेम सेफ्टी लैंप के बारे में सब कुछ, दूसरा डिफरेंट माइन गैसेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने परसेंटेज में होने चाहिए, लोकेशन क्या है, तीसरा रेगुलेशन रिलेटेड टू फ्लेम सेफ्टी लैंप एंड वेंटिलेशन, और चौथा जो फ्लेम सेफ्टी लैंप के अलावे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनसे हम डिफरेंट माइन गैसेस को मेजर या मॉनिटर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन होता है, इसमें पहली जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये ओरल एग्जामिनेशन है, ये लिखित परीक्षा नहीं है, ये एक मौखिक परीक्षा है। इसमें होता क्या है कि 2 सेक्शन में आपका एग्जाम होता है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 2 रूम में 2 टीम बैठी रहती है और आपको उन दोनों टीम के पास जाके एग्जाम देना होता है। पहला टीम क्या होता है, पहली टीम में मैनेजर या प्रोजेक्ट ऑफिसर रैंक के लोगों की टीम होगी, और जो पहली टीम होगी ये आपसे क्या जानना चाहेंगे, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप फ्लेम सेफ्टी लैंप और उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन के बारे में जानकारी रखते हैं कि नहीं, और ये आपसे जानना चाहेंगे कि गैस का रीडिंग आप कैसे बताएंगे गैस चेंबर में जाके फ्लेम की हाइट को देख के। जो पहला सेक्शन है इसी में एक गैस चेंबर बना रहेगा जहां आपको एग्जामिनर ले जाएंगे और फ्लेम की रीडिंग को देख के वो आपसे पूछेंगे कि इससे परसेंटेज ऑफ गैस कितना है, परसेंटेज ऑफ मीथेन कितना है, बताइए। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में। जो दूसरा सेक्शन होगा, जो दूसरा रूम होगा, उसमें डीजीएमएस से माइनिंग इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी बैठे रहेंगे। और चूंकि ये डीजीएमएस से है तो इनका क्या इंटरेस्ट होगा, ये आपसे क्या जानना चाहेंगे, ये आपसे जानना चाहेंगे कि फ्लेम सेफ्टी लैंप और वेंटिलेशन इन माइन को लेके क्या रेगुलेशंस है, वेंटिलेशन इन अंडरग्राउंड माइन में क्या क्या रेगुलेशंस है, उसके बारे में ये आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। जो हम लोगों ने प्लान किया है कि ये जो पूरी हमारी गैस टेस्टिंग की पढ़ाई होगी, ये हम लोगों ने 8 लेक्चर में डिवाइड किया है, जिसमें जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि 2 फैकल्टी हम लोग हैं, पार्ट वाइज हम लोग लेक्चर लेंगे। टोटल 8 लेक्चर है जिसमें आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा।
तो लेक्चर 1 चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेरिक एयर। देखिए माइंड में कौन सा गैस है, गैस कितना अधिक है कितना कम है, कौन सा हार्मफुल गैस है, सब जानने के पहले आपको जानना होगा कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर उसमें उसका कंपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले बेसिक जानकारी ये हो गई। तो हम लोग पहले एटमॉस्फेरिक एयर को देख लेते हैं कि हमारे वातावरण में जो गैस है वो कौन कौन से गैस है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले अगर कंपोजिशन को ध्यान से देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और अदर इनर्ट गैसेस जो रिएक्टिव नहीं होता है, जो रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, ये लगभग 79.04% होता है बाय वॉल्यूम और 76.81% होता है बाय मास। देखिए हमने दो चार्ट यहां बनाया हुआ है। हमारे एयर में क्या क्या कंपोजिशन होता है, नाइट्रोजन एंड अदर इनर्ट गैसेस और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर के गैसेस का 3 बेसिक कंपोजिशन हो गया, नाइट्रोजन एंड अदर इनर्ट गैसेस पहला कंपोजिशन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों का हमने दिखाया है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन 79.04%, ऑक्सीजन 20.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। परसेंटेज बाय मास देखेंगे तो 79.81 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 23.15 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04। अगर इतना रहे तो हम बोलते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो प्योर है, वो सही है, आइडियल है, उतना ही होना चाहिए। अच्छा, इसमें बात है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय मास का क्या मीनिंग है। देखिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम का सिंपल मीनिंग है आसान शब्दों में कि अगर 100 लीटर आपके पास एयर है तो उसमें 79.04 लीटर आपको नाइट्रोजन मिलेगा और 20.93 लीटर आपको ऑक्सीजन मिलेगा और 0.03 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मीनिंग हो गया। परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या है, इसका भी साधारण शब्दों में अगर हम लोग समझे तो 100 केजी अगर आपको मैं एयर सैंपल दूं तो उसमें 76.81 केजी आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन 23.15 केजी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 केजी मिलेगा। बगल में थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और आसानी से आपको समझ में आ जाए इसलिए एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में सबसे बेसिक बात हो गई। अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि ये जो तीनों गैसेस हैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमको जाननी चाहिए। तो पहला इसका प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बनाया है। देखिए नीचे जो चार्ट हमने बनाया है, पहले हमारे कॉलम में है प्रॉपर्टीज और बाकी तीनों कॉलम में तीनों गैसेस हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कलर, ऑर्डर और गैस। तो एटमॉस्फेरिक एयर क्या होता है, क्या उसमें कोई रंग होता है, नहीं होता है। क्या उसमें कोई गंध होता है, ऑर्डर होता है, नहीं होता है। क्या कोई स्वाद होता है, नहीं होता है। तो ये तीनों एटमॉस्फेयर के ही पार्ट हैं। तो पहले आपको प्रॉपर्टी में दिख रहा है कि कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। तीनों गैसेस के बारे में पहली प्रॉपर्टी आप किसी को बताएंगे तो बोलेंगे कि तीनों गैसेस कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, मतलब कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव डेंसिटी में जैसा कि आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो एयर से थोड़ा भारी है, डेंसर देन एयर है, 1.1 टाइम्स। नाइट्रोजन आपको दिख रहा है कि रेयरर है, हवा से हल्का है। और कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है कि हवा से भारी है, वो 1.5 टाइम्स है। ये प्रॉपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर गैसेस का हमें रिलेटिव डेंसिटी पता होना चाहिए कि वो हवा से भारी है कि हल्का है। क्यों पता होना चाहिए, ताकि आप माइंड में आपको आइडिया लगेगा कि अंडरग्राउंड माइंड में ये गैसेस आपको मिलेंगे कहाँ, ऊपर की तरफ मिलेंगे कि नीचे की तरफ मिलेंगे। जो गैस हल्का होगा हवा से वो ऊपर की तरफ होगा और जो हवा से भारी होगा वो थोड़ा नीचे की तरफ आपको मिलेगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में। ये आपको याद होना चाहिए। ये चार्ट आप नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है, सबसे मेन कंसर्न तीनों गैसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारा लाइफ फोर्स देता है। तो ऑक्सीजन के बारे में हमको और डिटेल में जानना होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में पहला जो हम लोग देख रहे हैं कि रोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इन रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस क्या रोल अदा करता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से वहां ब्लड में एक हेमोग्लोबिन पाया जाता है।
हेमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद फिर ब्लड के ही द्वारा आपके सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन में, पूरे शरीर में आपको ऑक्सीजन मिलता है। ये हेमोग्लोबिन ध्यान रखना है कि ब्लड में एक हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। हेमोग्लोबिन पे आगे भी चर्चा होगी, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड में देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर दोनों हेमोग्लोबिन के सामने हो तो हेमोग्लोबिन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, ना कि ऑक्सीजन से, और इसलिए इंसान मर जाता है। उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये दो बेसिक फंक्शन हो गया कि ऑक्सीजन सांस लेने में कैसे सहायता करता है। दूसरा, अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस कंजम्पशन व्हाइल ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं तो कितना ऑक्सीजन गैस हम कंज्यूम करते हैं सांस लेने के दरमियान। तो देखिए, पहला है कि अगर आप सोए हुए हैं, आप रेस्ट में हैं, तो 0.5 लीटर पर मिनट आपका शरीर आधा लीटर ऑक्सीजन गैस कंज्यूम करता है अगर आप स्लीपिंग मोड में। दूसरा, नॉर्मल एक्टिविटी, डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो लगभग 1.5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन गैस आपका शरीर कंज्यूम करता है। और तीसरा है, बहुत हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एग्जॉस्टिव एक्टिविटी, शारीरिक काम, कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो उस समय लगभग 2.5 लीटर 2.5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा आपका शरीर। अच्छा, जब आपने सांस लिया तो उसमें ऑक्सीजन अधिक था, जब आपने सांस छोड़ा तो कुछ ऑक्सीजन आपका शरीर कंज्यूम कर लिया। तो एक्सेल्ड एयर प्रॉपर्टीज, जब हमने सांस छोड़ा, उस छोड़े हुए सांस में उसमें हमारे ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज रहेगा, गैसेज का क्या रहेगा, तो देखिए उसमें पहला पॉइंट क्या दिख रहा है कि ओनली 1/4 इनहेल्ड O2 इज कंज्यूम्ड। इसका मतलब क्या है कि जितना ऑक्सीजन गैस आपने सांस लिया था उसका 1/4 पार्ट ही कंज्यूम होता है, 1/4 पार्ट आपका शरीर कंज्यूम करता है, बाकी 3/4 पार्ट आप एक्सेल्ड करके बाहर निकालते हैं। जब आपने सांस लिया तो ऑक्सीजन थोड़ा तो कंज्यूम हुआ, 1/4 पार्ट कंज्यूम हुआ, तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर में जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस हवा में ऑक्सीजन तो घट गया, तो बाकी गैसेस का परसेंटेज अपने आप थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन कितना रहता है, लगभग 16%, 16%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, 4%। नाइट्रोजन कितना रहता है, 80%। इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये पॉइंट वाइज आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर ऑक्सीजन गैस की कमी होगी तो क्या होगा, क्या हो जाएगा मनुष्य के साथ, कितना कमी होने पे क्या होगा। तो पहली बात, अगर ऑक्सीजन गैस 21% है तो हमें पता है कि नॉर्मल एयर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन गैस थोड़ा और घटा, 17% हो गया, 17%, तो इसमें आप जो सांस लेंगे वो सांस गहरा होते जाएगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। दूसरा, आपने ऑक्सीजन का परसेंटेज और घटा दिया, एटमॉस्फेयर में 15% ऑक्सीजन हो गया, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय आपको अनइजीनेस होगा, काम करने का मन नहीं करेगा। फिर उससे और परसेंटेज घट गया, अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 12% हो गया तब क्या होगा, तब आपको सांस लेने में परेशानी होने लगेगी, आप बेहोश भी हो सकते हैं। अगर ऑक्सीजन 9% हो गया तब क्या होगा, तब आप 1 घंटे के अंदर बेहोश हो सकते हैं, और अगर 9% पे ही ऑक्सीजन बहुत देर तक रहा तो आपकी डेथ भी हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। अगर ऑक्सीजन और कम हो गया, अगर ऑक्सीजन 7% तक पहुंच गया एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, तब आप 1 मिनट के अंदर बेहोश हो जाएंगे और आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब माइन में, अंडरग्राउंड माइन में आखिर क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस की कमी होती है, कौन कौन एक्टिविटीज होती है जिससे ऑक्सीजन गैस माइन में घट जाता है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि मैं एज अ माइनिंग इंजीनियर उन सारे एक्टिविटीज पे ध्यान रखूंगा, वहीं से मेरी मॉनिटरिंग होगी कि ऑक्सीजन गैस कितना कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो फिर आगे मुझे वेंटिलेशन को मैनेज करने में आसानी होगी। तो देखिए, मोटे तौर पे अगर देखें तो जो भी अंडरग्राउंड माइन में मैन पावर है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन, उनके रेस्पिरेशन के चलते ऑक्सीजन घटेगा, सांस ले रहे हैं उनको ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। दूसरा, अंडरग्राउंड माइनिंग में ब्लास्टिंग एक्टिविटीज में जब ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल, कहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल हो रहा है, कहीं कोयला जल रहा है धीरे धीरे, तो उसमें भी हमारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। अगर मीथेन गैस बढ़ गया, ये कोल, अंडरग्राउंड कोल माइन का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मीथेन गैसेज पाए जा सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी अधिक रहती है, इसमें हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे फायर डैम में। तो अगर मीथेन गैस का
लेवल इंक्रीज कर गया तो टोटल तो 100% ही है, अब उसमें कुछ परसेंट मीथेन गैस भी आ गया तो ओवरऑल बाकी गैसेस का परसेंटेज कम हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस भी कम हो जाएगा। और कहीं फायर होता है, फायर एक्सप्लोजन होता है माइन में, उसके चलते भी ऑक्सीजन गैस का लेवल माइन में कम हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्सीजन के बारे में हर बात हो गई कि आप सांस लेते हैं तो कैसे ऑक्सीजन काम करता है, सांस लेने में ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होता है, आप सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन कितना रहता है, ऑक्सीजन कम होने पे आपके शरीर पे कैसे प्रभाव पड़ता है, और अंडरग्राउंड माइन के किस किस एक्टिविटीज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके और एक एक पॉइंट को आपको याद करना होगा। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि अंडरग्राउंड माइन में ऑक्सीजन की कमी होने पे हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा फ्लेम सेफ्टी लैंप। अंडरग्राउंड माइन में हर 1% ऑक्सीजन की कमी होने पे फ्लेम सेफ्टी लैंप का इंटेंसिटी 30% कम हो जाएगा। और जब अंडरग्राउंड माइन में ऑक्सीजन का लेवल 17% या उससे कम होगा, 17% या उससे कम होगा, तो हमारा फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ जाएगा। दूसरा है हमारा ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर से भी हम लोग अंडरग्राउंड माइन में ऑक्सीजन के लेवल को मॉनिटर और डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग एक मोटे तौर पे देख लेते हैं कि अंडरग्राउंड माइन में वेरियस गैसेस का माइन रेगुलेशन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, कितना होना चाहिए। तो सबसे पहला है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का है कि अंडरग्राउंड माइन के किसी भी वर्किंग में ऑक्सीजन गैस हमारा 19% से कम कहीं नहीं होना चाहिए, 19% से कम नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, अंडरग्राउंड माइन में कहीं भी वर्किंग प्लेस पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा है हमारा कंबस्टिबल गैस। कंबस्टिबल गैस में मेजर रोल मीथेन का होता है, जिसको डिटेल में हम लोग फायर डैम में पढ़ेंगे। कंबस्टिबल में गैस हमारे माइन के रिटर्न एयर में 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए, और अंडरग्राउंड माइन के किसी भी वर्किंग प्लेस पे 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग लेक्चर 1 यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं लेक्चर 2 में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।